चलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है efficiency of aerobic respiration. Efficiency of aerobic respiration. हमने पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ा है और उस मैकेनिज्म को स्टडी करते हुए हमारी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसकी एफिशिएंसी कैसी कैलकुलेट की जाती है ना। सो हमें मालूम है कि ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 34 किलो जूल एनर्जी फ्रॉम 180। राइट, पॉइंट नंबर 1 फ्रॉम 180p 34 किलोजूल एनर्जी इज ऑब्टेन। एक एटीपी से 34 किलोजूल इतनी एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। या तो फिर 1 मोल ऑफ एटीपी यील्ड्स कितना यील्ड करती, 34 किलोजूल। सेकंड कैरेक्टर, अगर हमको एफिशिएंसी देखना है तो टोटल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम 30 एटीपी मॉलिक्यूल को कितना रहेगा। सो टोटल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम 38 एटीपी विल बी वो रहेगा total energy obtained from 38 ATP will be 1292 kilojoule। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो फिर अब तीसरा पॉइंट ये होता कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर्स 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर्स, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में लगभग 2870 किलोजूल इतनी एनर्जी स्टोर की जाती है या होती है। सो देयरफॉर एफिशिएंसी इज इक्वल टू, तो हमें एफिशिएंसी को अगर कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू व्हाट, टोटल एनर्जी 1292 डिवाइडेड बाय एनर्जी स्टोर कितना 2870 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं सो इट विल कम नियर अबाउट 45%। तो इतना एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी है, लगभग 45% एनर्जी को हम यहाँ पर गेन कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो इसके कंपैरिजन में अनएरोबिक तो कम रहेगा, है ना, और वो केवल 2 मोल है, 2% है केवल, है ना। तो ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा किया बेटा, और 1 ATP यील्ड्स, 1 ATP कितना यील्ड करती है, 34 किलोजूल एनर्जी इतना यील्ड करती है। सो टोटल एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम 38 मॉलिक्यूल विल बी 1290 किलोजूल एंड 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर्स एनर्जी नियर अबाउट 2870। सो देयरफॉर इफ वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी then we have to calculate total amount of ATP energy obtained divided by the energy stored multiplied by 100, then the correct equation will become 45%। इस पर से हम ये कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी 45%। यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछ सकता हो। 1 ATP yields how much energy, total energy obtained from 38 ATP will be 1292 kilojoule।
store energy in the one glucose? 2870 kilojoules. So how we can calculate the efficiency of aerobic respiration? By multiplying total energy obtained divided by total energy stored multiplied by 100. Then we get what? 45%. ये हो गया हमारा efficiency of aerobic. Respiration. अब हमारा aerobic respiration हमने पूरा पढ़ लिया, मैकेनिज्म पढ़ ली, साइकिल पढ़ लिया, उसके अंदर का इनपुट आउटपुट देख लिया, है ना? ग्लाइकोलिसिस का इनपुट आउटपुट देखा हमने, क्रेब साइकिल का देखा, ईटीएस का देखा, है ना? एसिटल कोएंजाइम ए का देखा, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन को हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया। तो हमें स्टडी करना है अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म। सो नहीं रेडी? मैकेनिज्म ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म। हमें पता है कि whenever the anaerobic respiration is started, it goes to be completed into two major steps. One is alcoholic fermentation and second one is acetaldehyde fermentation. ऐसे दो fermentation होते हैं। So कुल मिलाकर हम fermentation ही कहेंगे दोनों को। So write down point number 1. The anaerobic respiration is carried out by fungi and bacteria. Anaerobic respiration is carried out by fungi and bacteria. fungi जैसा लाइफ, बैक्टीरिया जैसा लाइफ anaerobic respiration को कंडक्ट करते हैं and this is called as fermentation. और फिर ये रिएक्शन को कहेंगे हम fermentation. इसका मतलब तो ये हुआ fermentation is a process where the microorganisms are utilized for the decomposition of glucose molecules or organic food material. Then it is known as fermentation. है ना? तो fermentation को सबसे पहली बार किसने ढूंढा? नेक्स्ट नंबर, fermentation was discovered by and demonstrated by लुईस पास्चर। लुईस पास्चर नाम का साइंटिस्ट था, इसने फर्मेंटेशन को डिस्कवर भी किया और डेमोन्स्ट्रेट भी किया लोगों के कंसेंट में, है ना? सो फर्मेंटेशन लोगों ने पूछा किसको? लुईस पास्चर को। सर, you are going to be stated that during fermentation microorganisms just like fungi, bacteria are utilized for the degradation of the organic food material, then later on new products are formed. तो बोले yes, that process is called as fermentation. So sir, how many kinds of fermentation are there? तो सर ने कहा depend upon the substrate form. किस प्रकार का सबस्ट्रेट फॉर्म होता उसके ऊपर फर्मेंटेशन को नाम दिया जाता। अगर अल्कोहल फॉर्म हुआ अल्कोहल फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिटल्डिहाइड फॉर्म हुआ एसिटल्डिहाइड फर्मेंटेशन। ऐसे फर्मेंटेशन रिएक्शन कैन बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ऑब्टेन। किस प्रकार का प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा उसके अनुसार हम फर्मेंटेशन को नाम दे सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट जब ऑब्टेन होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। नेक्स्ट नंबर, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन three different reactions are involved. During fermentation, three different reactions are involved. जब फर्मेंटेशन होता है तो तीन अलग अलग प्रकार के रिएक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज कैपिटल ए, पहली जो रिएक्शन है उसको कहेंगे अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन
सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है बेटा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब भी होता है तब 58 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। सो पहला कैरेक्टर टोटल एनर्जी रिलीज, टोटल एनर्जी रिलीज इज 55 किलो कैलोरी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब जब भी हुआ तब तक 58 किलो कैलोरी एनर्जी इतनी रिलीज होती है। बट अनफॉर्चुनेटली इतनी एनर्जी रिलीज होने के बाद में भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि जो मेन प्रोडक्ट मिल रहे हैं दे आर हार्मफुल, CO2 एंड अल्कोहल, दोनों के दोनों हार्मफुल है हमारे लाइफ के लिए, हमारे सेल के लिए। भले ही एनर्जी की एफिशिएंसी 58 किलो कैलोरी, बट दे आर हार्मफुल प्रोडक्ट, देयरफॉर इट इज नॉट जनरली रिकमेंडेड, इसलिए इसको ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। फिर अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता तो कैसा होता, हमें पता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ मतलब यहाँ पर एक खास प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूटिलाइजेशन होता, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट नाम का। नेक्स्ट नंबर, कॉमनली यूटिलाइज ऑर्गेनिजम्स, commonly utilize organisms are yeast नाम का कॉमन यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसके मदद से ऊपर क्या होता है, फर्मेंटेशन होता। कौन सा, अल्कोहलिक। फॉर एग्जाम्पल कैसा होता, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर सबसे पहली रिएक्शन होती पायरुविक एसिड जो होता उसका डिहाइड्रोजनेशन होता। क्या होता, तो ये पायरुविक एसिड की रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CO COOH, ये है हमारा पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड के ऊपर DPP एंड मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम, डीकार्बोक्सिलेज नाम के एंजाइम की रिएक्शन होती, और फिर ये पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता, और डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद यहाँ पर पहला प्रोडक्ट मिलता हमको एसीटल्डिहाइड, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO एंड सिंगल प्लस 2 मोल ऑफ CO2 इज गिवन आउट। ये कॉमन रिएक्शन है। जब जब भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ उस समय पहली रिएक्शन पायरुविक एसिड कहाँ जाता, डीकार्बोक्सिलेशन को चला जाता है, और पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन को जाने के बाद पहला रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो है एसीटल्डिहाइड। बट दिस रिएक्शन कैन बी स्ट्रिक्टली टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ TPP मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन एंड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर ड्यूरिंग द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये जो एसीटल्डिहाइड है, ये एसीटल्डिहाइड का होता रिडक्शन। क्या होता, एसीटल्डिहाइड में इधर ले रहा हूँ 2 मोल ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, इसका क्या होता, रिडक्शन होता, और रिडक्शन होने के लिए हमारे पास संसार के 2 जाने माने स्ट्रॉन्ग एजेंट है ना, इसके साथ इसका रिडक्शन हो जाता, और इसका जब रिडक्शन हो जाता तो इथील अल्कोहल का निर्माण होता, 2 मोल ऑफ इथील अल्कोहल which is commonly called as ethanol, एंड क्या बचा 2 मोल ऑफ फिर NAD हो जाता इधर तैयार। ठीक है, ये हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कौन सा फर्मेंटेशन, अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा, तो लैक्टिक एसिड डेवलप होगा, कहाँ से, पायरुविक एसिड से। सो यहाँ पर मैं रिएक्शन नंबर B नाम दे रहा हूँ, और इसको भी नाम दूंगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
क्या नाम होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर क्या होता, ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का अगेन रिडक्शन होता इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम dehydrogenase and the metal ion just like FMN and magnesium dipositive ion। ये मेटल आयन की मदद से और डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम के मदद से ये पायरुविक एसिड का रिडक्शन होता और रिडक्शन होने के बाद लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता। कैसा फॉर्मेशन होता, देखिए पायरुविक एसिड मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ये पायरुविक एसिड आपके सामने है, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड C डबल OH है ना, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड के ऊपर होता है रिडक्शन, रिडक्शन करवाने के लिए हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और इसके ऊपर रिएक्शन होती किसकी, डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज FMN एंड Mg डाइपॉजिटिव आयन। तो ये पायरुविक एसिड का रूपांतरण होता किसमें, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3, लैक्टिक एसिड CH3CHOH C डबल OH है ना, एक कंडेंस फार्मूला लिख दिया भाई इसका यहाँ पर, है ना। अब सवाल ये उठा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से हमेशा मिलता एसिटल्डिहाइड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से मिलता लैक्टिक एसिड, है ना। दोनों के पास फर्क क्या है, यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेज है, यहाँ पर TPP Mg डाइपॉजिटिव है, यहाँ पर Mn और Mg डाइपॉजिटिव आयन है, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड एंड इथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन दोनों साथ में होता, रिएक्शन नंबर 3 लिख रहा हूँ मैं, है ना। समझ रहे क्या, हम एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर की फर्मेंटेशन के स्टेप पढ़ रहे हैं। पहला अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता, बाद में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता और फिर दोनों एक साथ होते तीसरी स्टेप। सो स्टेप नंबर C नाम देंगे उसको हम, स्टेप नंबर C। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, स्टेप नंबर C को हम एक हमारे मन से भी नाम दे सकते हैं क्योंकि दो रिएक्शन एक साथ हो रही है ना, तो हम उसको नाम देंगे लैक्टिक एसिड एंड इथिल अल्कोहल फॉर्मेशन। AC नाम दिया लैक्टिक एसिड एंड इथिल अल्कोहल, जिसको आप इथेनॉल भी कह सकते हो, फर्मेंटेशन। यहाँ पर क्या होता फिर, ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CO C डबल OH है ना, ये 2 मोल पायरुविक एसिड के PA है ना, इसका होता है स्पेशल काइंड ऑफ डिग्रेडेशन और वो डिग्रेडेशन है हेटेरोफर्मेंटिव डिग्रेडेशन, है ना, हेटेरोफर्मेंटिव डिग्रेडेशन। हेटेरोफर्मेंटिव मैंने क्यों नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड का भी फर्मेंटेशन हो रहा है और इथिल अल्कोहल का ही फर्मेंटेशन हो रहा है, इसलिए रिएक्शन को हम सिंपली हेटेरोफर्मेंटिव डिग्रेडेशन कहेंगे। तो यहाँ से बनता है पहला लैक्टिक एसिड बनेगा C3H6O3, ये बन गया आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बाद दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका इथेनॉल, दैट इज इथिल अल्कोहल। तो इथिल अल्कोहल को मैं C2H5 सिंगल बॉन्ड OH E डॉट लिखूंगा मैं,
और एंड प्रोडक्ट तो जानिए क्या रहने वाला है, CO है ना। बराबर है। इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड एंड इथील अल्कोहल फर्मेंटेशन। दोनों एक साथ पायरुविक एसिड का डिग्रेडेशन होता और एक साथ दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं विद द लिबरेशन ऑफ CO2 गैस। दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन रिएक्शन, है ना। फर्मेंटेशन में पहला इथील अल्कोहल फर्मेंटेशन, दूसरा और तीसरा या हेटेरो फर्मेंटिव कर दे उसको सीधी बात, है ना। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलता है लैक्टिक एसिड, इथील अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एफिशिएंसी कितनी होती है बेटा? 2%। 2% होती है। कितनी होती है? 2%। मगर जब हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाते हैं तो हाउ मच किलो कैलोरी एनर्जी? नहीं सॉरी थर्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बनाया था अल्कोहलिक 58%। कितना परसेंट? एफिशिएंसी कितनी? 2%, है ना। और इथील अल्कोहल जो प्रोडक्ट हमको मिलता उसके अंदर की एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 58, बट दैट साइकिल इज नॉट रिकमेंडेड। वो साइकिल को रिकमेंड नहीं किया क्योंकि एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर द लिविंग थिंग्स। ठीक है, चलो उसके बाद का क्वेश्चन है अब एम्फीबोलिक पाथवे। रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक पाथवे। रेस्पिरेशन नाम का जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, उसको साइंटिस्ट ने एम्फीबोलिक पाथवे कर दिया। एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फी माने बोथ, फिलिक माने कैरेक्टर। रेस्पिरेशन ये ऐसी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन ये ऐसी रिएक्शन है कि which behaves as anabolic as well as catabolic also। रेस्पिरेशन में कई बार एनाबोलिक रिएक्शन देखने को मिलती है, कई बार कैटाबोलिक रिएक्शन देखने को मिलती है, and that's why respiration is popularly called as एम्फीबोलिक pathway, right? During respiration, anabolic and catabolic reactions, anabolic and catabolic reactions are occur. Hence the name, इसलिए तो उसको दुनिया वालों ने एम्फीबोलिक पाथवे कहा। तो जिन लोगों ने वो एम्फीबोलिक पाथवे डिस्कवर किया था, नाम बताया था, अर्थात वो साइंटिस्ट था क्रेब, है ना। तो क्रेब को पूछा लोगों ने, सर यू आर द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन who studied the respiratory system in very well, and you stated that कि respiration is a एम्फीबोलिक पाथवे। तो बोले इसमें एनाबोलिज्म भी होता? बोले हाँ। इसमें कैटाबोलिज्म भी होता? बोले हाँ। बोले सर कैटाबोलिज्म तो हम देख चुके हैं, क्योंकि बोले हमारे आंखों के सामने वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टुकड़े 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 हुए बोले, और अंत में बोले 38 ATP के मोल फॉर्मेशन हुए, ये हमने देखा है बोले। कैटाबोलिक रिएक्शन तो हमने देखी है बोले सर, मगर एनाबोलिक रिएक्शन हमारे ध्यान में नहीं आया। तो सर ने कहा बोले ध्यान में आ जाएगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजों का सिंथेसिस होता, एनाबोलिज्म होता। तो कौन से होता? सेकंड पॉइंट, द वेरियस कंपाउंड फॉर्म, द वेरियस कंपाउंड
for during रेस्पिरेशन के समय पर बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड फॉर्म्स होते हैं। आर कौन से है? नंबर 1 पहला कंपाउंड हुआ है बोले एसिटल कोएंजाइम ए, हुआ कि नहीं रंजन? एसिटल कोएंजाइम ए, ये फॉर्म हुआ ना बोले, सिंथेसाइज हुआ, मतलब एनाबॉलिक प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? एनाबॉलिक। और ये जो एसिटल कोएंजाइम ये जो एनाबॉलिक प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन के अंदर का, और साथ साथ बोले कैटाबॉलिज्म भी चल ही रहा था। कैटाबॉलिज्म चल ही रहा था तो हाथों हाथ बोले एनाबॉलिज्म भी शुरू हो गया है ना। और हाथों हाथ जब एनाबॉलिज्म शुरू हुआ तो पहला एनाबॉलिक प्रोडक्ट एसिटल कोएंजाइम ये मिला था। हाँ बोले सर मिला था, बोले वो क्योंकि जो पायरुविक एसिड बोले ग्लाइकोलिसिस ने डेवलप किया था वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने में असमर्थ था। असमर्थ था बोले, इसलिए बोले पायरुविक एसिड का कन्वर्शन पहले एसिटल कोएंजाइम ए में हुआ, मतलब ये सिंथेसाइज प्रोडक्ट है, मतलब ये एनाबॉलिक प्रोडक्ट है। तो यही जो एसिटल कोएंजाइम ये है आगे जाकर अदर मटेरियल के प्रिपरेशन के लिए काम आता। सो इसके आगे लिखेंगे दिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, this is used for the preparation of, क्या क्या यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं हम? यहाँ से प्रिपेयर करते हैं हम कैरोटीनॉइड्स। क्या है कैरोटीनॉइड? पिगमेंट है, सिंथेटिक पिगमेंट है, क्या कहलाता है? फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता। टर्पीन्स, ये दूसरा प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं बोले। तीसरा है बोले गिबरलिन, प्लांट हार्मोन, एसिडिक प्रमोट करता है। हाँ एसिडिक करता है। हाँ बोले सर ये बात सही है बोले, पहला एनाबॉलिक प्रोडक्ट एसिटल कोएंजाइम ये एंड इट इज अ प्रीकर्सर और इट इज अ रॉ मटेरियल और इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कुछ भी कहो बोले, इसको प्रीकर्सर कहो, इसको रॉ मटेरियल कहो या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन प्रिपेयर दिस कंपाउंड। कैरोटीनॉइड प्रिपेयर कर सकते हम, टर्पीन्स प्रिपेयर कर सकते हम, गिबरलिन प्रिपेयर कर सकते हैं। द सेकंड एनाबॉलिक प्रोडक्ट इज सक्सिनल कोएंजाइम ए। हाँ बोले सर ये भी हुआ है, सक्सिनल कोएंजाइम ए वो है मतलब पूरे एनाबॉलिक ही है। तो ये कहाँ पर फॉर्म होता? तो इसका रॉ मटेरियल फॉर क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम, इट इज रॉ मटेरियल, it is a raw material for chlorophyll and साइटोक्रोम के फॉर्मेशन के लिए ये सक्सिनल कोएंजाइम ये यूटिलाइज होता है। उसके बाद तीसरा एनाबॉलिक प्रोडक्ट है बोले ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज नोन एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA कन्वर्शन होके हुआ ना, मतलब सिंथेसाइज हो रही ना पूरे, नहीं हो रहे सिंथेसाइज, एक का कन्वर्शन होके दूसरा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सैलो एसिटिक है इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन फॉर, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ किसका प्रिपरेशन? अल्कलॉइड नाम का कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से प्रिपेयर किया जाता। उसके साथ साथ पायरिमिडीन, ये भी नाइट्रोजनस बेस है ना। उसके बाद 3 हो गए, चौथा
synthesize products during the process of respiration, and the name of that is alpha ketoglutarate acid. Alpha ketoglutarate acid. तो ये जो है ना, it is used for the synthesis of amino acid. Used for the synthesis of amino acids. So therefore we can say that respiration is a एम्फीबोलिक पाथवे. कैसा पाथवे है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा. एक या तो यहाँ पर एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों हो रहा दो, और इसीलिए उसको एम्फीबोलिक पाथवे कहा. कैटाबोलिज्म किसका हो रहा? ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का, जिसका नाम है ग्लूकोज का. और एनाबोलिज्म में इतने सारे 4-5 मेजर प्रोडक्ट तैयार हुए. पहला असीटल कोएंजाइम ए, दूसरा सक्सिनिल कोए, तीसरा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और चौथा अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड. इसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी कहते हैं. एंड दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड एज ए प्रिकर्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरी materials. For example, acetyl CoA for the preparation of carotenoid, terpene, gibberellin. Succinyl CoA as a raw material for the preparation of chlorophyll and cytochrome. Oxaloacetic acid is used for the preparation of variety of alkaloids and pyrimides, while the alpha ketoglutarate acid are used for the synthesis of amino acid during the process of translation. टर्पीन नाम का एक कंपाउंड आहे. वार्निश कसं असते? वार्निश त्या कॅटेगरीतला आहे. टर्पीन पेंटिंग एजंट. उसके बाद का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर का, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RESPIRATENT, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता RQ है. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. So what is respiratory quotient RQ? The volume of CO2 consumed to the volume of O2 released. जितना CO2 कंज्यूम करते, जिस प्रमाण में CO2 को कंज्यूम करते, वही प्रमाण में O2 बाहर रिलीज. अगर हम 2 ml CO2 को कंज्यूम किए तो 2 ml ऑक्सीजन को कंज्यूम किए तो 2 ml CO2 बाहर जाएगा. ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो रेशियल मैनर है, उसको कहते हैं RQ. So RQ can be defined as the ratio of CO2 consumed to the ratio of O2 release is known as RQ. Write down what is RQ. The ratio of CO2 consumed, the ratio of CO2 consumed, sorry, the ratio of O2 consumed, not CO2 consumed. The ratio of CO2 consumed. Sir, O2 consumed ना? हाँ, O2 consumed. O2 consumed वही ना? हाँ, sir, हमने CO2 बोला ना, इसलिए फिर से confuse हो गई थी.
the ratio of O2 consumed to the ratio of CO2 release is known as, फिर उसे कहेंगे हम RQ। ये बन गई डेफिनेशन। नेक्स्ट नंबर, it can be demonstrated as, it can be demonstrated as RQ is equal to volume of O2 consumed divided by volume of CO2 release कहो या इवॉल्व, ये फार्मूला है। ठीक है, अब सवाल ये उठता कि ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, ये मेजर करने के लिए हमारे पास एक खास प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गैलोग स्पायरोमीटर। क्या नाम है? गैलोग स्पायरोमीटर। नेक्स्ट नंबर, स्पायरोमीटर सुना है, उसके पीछे वो साइंटिस्ट का नाम लगा दिया, राइट। स्पायरोमीटर तो एपरेटस होगा, उसको ढूंढा था किसने? गैलोग, इसलिए गैलोग स्पायरोमीटर। ठीक है, करेक्ट। The apparatus used for RQ is known as Galois spirometer। गैलोग स्पायरोमीटर नाम का एपरेटस को यूज करने के बाद हम RQ एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं और कितना CO2 रिलीज कर रहे हैं। बाद में लोगों ने पूछा तो बोले RQ ये जो होता, इसके फैक्टर है क्या? बोले जिसके ऊपर ये डिपेंड होता। तो हाँ बोले, द RQ वैल्यू इज डिपेंड अपॉन द substrate participated in the respiration। आपको मालूम है, we have studied 3 main respiratory substrate, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हाँ, ये 3, वो तो बाकी के ही है, मगर ये 3 मेजर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, और ये तीनों में से कॉमन कौन सा था? तो कार्बोहाइड्रेट। ये हमको पढ़ा। नेक्स्ट नंबर, द RQ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, the RQ value depends upon the respiratory substrate। The RQ value depends upon the respiratory substrate। किस प्रकार का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर इसकी वैल्यू निर्भर होती है, है ना। तो हमारे पास तो 3 तो कॉमन है ही है। फॉर एग्जाम्पल, चलो फिर हम एक एक से पढ़ लेते हैं। नंबर 1, द RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता? द RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 1। Second example, RQ for fat। RQ for fat, उसमें कौन सा फैट? ट्राइपाल्मिटीन नाम का फैट है, जो साबुन बनाने में यूज किया जाता। सोपानिफिकेशन नाम की है ना। सो RQ वैल्यू RCOONA
है ना? RQ वैल्यू फॉर प्रोटीन, RQ वैल्यू फॉर प्रोटीन, फैट का कितना देखा? 0.7। प्रोटीन का है 0.9, ठीक है। उसके बाद RQ वैल्यू फॉर ऑक्सैलिक एसिड, RQ वैल्यू फॉर ऑक्सैलिक एसिड 4, ऑक्सैलिक एसिड का RQ वैल्यू 4। उसके बाद पांचवा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड का RQ वैल्यू होता है 1.33। उसके बाद का एग्जांपल RQ फॉर जर्मिनेटिंग सीड, RQ फॉर जर्मिनेटिंग सीड 6 नंबर का, RQ फॉर जर्मिनेटिंग सीड 0.5 से लेकर 0.9। उसके बाद RQ फॉर मैच्योरिंग फैटी सीड, RQ फॉर मैच्योरिंग फैटी सीड is less than 1। उसके बाद RQ फॉर मिक्स डाइट, RQ फॉर मिक्स डाइट, मिक्स डाइट मतलब सर ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया ना। हाँ सॉरी, इज इक्वल टू कितना 0.85। मिक्स डाइट मतलब क्या समझे? मिक्स डाइट मतलब जो होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसका है वो डाइट, सब प्रकार का जो खाते हैं उसका RQ 0.85 रहता है। 7th हो गया। 8th नंबर का कंपाउंड है और वो कंपाउंड का नाम है RQ फॉर कलर्ड पेटल is less than 1, is less than 1। यहाँ पर हमारा ये रेस्पिरेशन नाम का लेसन एंड होता है NCERT का ज़ूलॉजी के NCERT के सिलेबस के अनुसार हमने फोटोसिंथेसिस लिया, फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा और यहाँ पर RQ नाम का ये आखिरी टॉपिक था इसके अंदर का। सो आज यहाँ पर एंड हुआ और इसके साथ हो गई पूरे साथ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन उधर भी वही चल रहा ना। अब ठीक अच्छा से उधर वही हो रहा है। हाँ आपको तो हाइट पे करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम जू को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो जूलॉजी का कौन सा लेसन? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। चलो वो स्टार्ट करेंगे। आपका स्टेट बोर्ड में भी चल रहा है। हाँ अभी सर्कुलेशन शुरू हो गया। मेरा गाना खाया भी आ रहा है ना बिल्डिंग बन गई और चल रहा है। एक बजे
एंड सर्कुलेशन। ये टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन। एंड इट्स टाइम्स। ये टॉपिक के ऊपर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन उसको डेवलप करना ही है। फिजियोलॉजी का टॉपिक है तो उसको उतना क्वेश्चन देना ही है, तो ही उसका वेटेज बनेगा, सही होगा। 16 मार्क का टॉपिक है ना। ये टॉपिक के अंदर हमारा पूरा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, पूरा पूरा कंप्लीट। जो MBBS MD डॉक्टर का नॉलेज है वो नॉलेज आपको रहेगा। कार्डियोलॉजिस्ट जो है ना तो पूरा 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 जो वो स्टडी किया, जो कर रहा है MD वाला है ना, वो आपको करने को मिलता है। चलो हम पहले सर्कुलेशन। ये तो ऊंची लेवल का पढ़ना ना। रहने वाला क्या है, मॉडिफिकेशन ही रहेगा ना। हार्ट तो वही रहेगा, कंस्ट्रक्शन तो वही रहेगी, एनाटॉमी तो वही रहेगी, फिजियोलॉजी भी वही रहेगी, है ना। केवल मॉडिफिकेशन रहेगा, है ना, तो बहुत कम रहेगा। तो ये यहाँ से अगर आप सीख लेते हो तो वहाँ बिल्कुल दिखने का काम नहीं रहता है। चलो सर्कुलेशन किसको कहते हैं? सर्कुलेशन का मतलब होता द कांस्टेंट एंड रिदमेटिक फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड, है ना, इट इज नोन एज सर्कुलेशन। राइट डाउन, कांस्टेंट एंड रिदमेटिक फ्लो, कांस्टेंट एंड रिदमेटिक फ्लो ऑफ body fluids is known as circulation। फिर उसको कहते हैं कांस्टेंट, लगातार, निरंतर, रिदमेटिक, इन अ डिसिप्लिन, है ना। Constant and rhythmic flow of body fluid is known as circulation। तो हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी में खास प्रकार के 2 प्रकार के फ्लूइड सर्कुलेट होते हैं, हमको नजर आते हैं, है ना। एक ब्लड है, दूसरा लिम्फ है, और तीसरा उसके साथ साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ऐसे 3 फ्लूइड हमारे बॉडी में लगातार कॉन्स्टेंटली रिदमेटिक फ्लो होते हैं। So second point, body fluids are number 1 blood, number 2 lymph, and number 3 interstitial मेजर बॉडी फ्लूइड है। उसके बाद अब ये ब्लड का जब सर्कुलेशन होता तो वो डिपेंड करता है कि एनिमल या ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी का है। टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, एम्फीबियंस है कि मैमल्स है, इसके ऊपर ये सर्कुलेशन निर्भर होता है ना। और हम ये कहेंगे कि मानव के अंदर का जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन है ना, और बाकी जैसा एक्वेटिक लाइफ का जो सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन है ना। सो नेक्स्ट, सर्कुलेशन may be
सिंगल और डबल। सर्कुलेशन में भी सिंगल और डबल, सर्कुलेशन में भी सिंगल और डबल। अब सिंगल सर्कुलेशन कहाँ होता और डबल सर्कुलेशन कहाँ होता? नेक्स्ट नंबर, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन takes place in the fishes then amphibians, actually amphibian में semi half होता, but we can say it. And double circulation is, or double circulation, and double circulation is in mammals. डबल सर्कुलेशन मैमल में होता, एक्सेप्ट एक यहाँ पर एक्सेप्शन, एक्सेप्ट कैमल। ये हो गया सर्कुलेशन है। उसके बाद हमारे मानव के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया और वो साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर विलियम हार्वी। The blood circulatory system, the blood circulatory system was discovered by William Harvey. ये हो गया सर्कुलेशन और सर्कुलेशन के बारे में जानकारी। और ये सर्कुलेशन कांस्टेंट सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड में फ्लूइड है तो भी चलेगा। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के ब्लड है, 3 प्रकार के फ्लूइड है। ब्लड माने फ्लूइड, फ्लूइड माने ब्लड है ना। हमारे शरीर में 3 प्रकार के ब्लड है। कितने प्रकार के ब्लड? एक ब्लड जो रेड कलर का है, एक दूसरा फ्लूइड है लीन जो कलर लेस है, और तीसरा फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सेमी कलर है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के फ्लूइड दिन रात कॉन्स्टेंटली रिदमेटिकली सर्कुलेट होते रहते हैं। एक ब्लड होता, एक लीन होता और एक इंटरस्टिशियल होता। अब सर्कुलेशन जो है वो सर्कुलेशन के टाइप्स है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। संसार का जो रेप्टाइल्स है, संसार के जो फिशेस है, एक्वेटिक लाइफ है, संसार के जो एम्फीबियन लाइफ है, दे शो जनरली सिंगल सर्कुलेशन और सेमी हाफ सर्कुलेशन। बट द सर्कुलेशन दैट आर फाउंड इन द क्लास मैमालिया, डबल सर्कुलेशन, क्लास मैमालिया में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक्सेप्शन है, कैमल नाम का मैमल है। तो कैमल नाम के मैमल में हम डबल सर्कुलेशन में एक्सेप्शन। रेप्टाइल में भी एक एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल, है ना। क्रोकोडाइल का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर। नेक्स्ट नंबर, रेप्टाइल्स is a kind of life
For example, crocodile. For example, crocodile shows three-chambered heart. Three-chambered heart. Therefore, it shows incomplete circulation. इसलिए इसके अंदर का सर्कुलेशन इनकम्प्लीट दिखाई देगा. We cannot identify, we cannot determine what kind of circulation is going to be observed in the body of that organism. है ना? ये हो गया सर्कुलेशन. अब रहा सवाल सर्कुलेशन के या सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप. ऐसा कहेंगे तो चलेगा. सो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम. टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम. कितने प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम के संसार में है? टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन या तो फिर टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो अभी हमने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम को, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को समाज के सामने लाने वाला अकॉर्डिंग टू विलियम हार्वी two types of circulation or system are present. That is capital A. Open circulation या तो फिर इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा भी कहेंगे तो कोई फर्क नहीं गिरेगा. एंड सेकंड जो है क्लोज सर्कुलेशन या तो सर्कुलेटरी सिस्टम. ऐसे दो सर्कुलेटरी सिस्टम के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में देखने को मिलती है ना. नियर अबाउट 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर देयर ऑन दिस लैंड. 1.7 1.8 है ना. एक प्लांट की है, एक एनिमल की है ना. पहले प्लांट ज्यादा थे, एनिमल कम थे. अब एनिमल ज्यादा हो गए, प्लांट कम है ना. सो इतनी सारी वास्ट वैरायटी ऑर्गेनिज्म की है और इतनी सारी वास्ट वैरायटी में दो प्रकार का सर्कुलेशन हम देख सकते हैं. कहीं पर ओपन सर्कुलेशन है तो कहीं पर क्लोज सर्कुलेशन है. सो व्हाट इज ओपन सर्कुलेशन, व्हाट इज क्लोज सर्कुलेशन, we have to study on tomorrow है ना. So till then take the इसके बाद हम स्टेट बोर्ड पढ़ते हैं.